975 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से इसरो लॉन्च करती है चंद्रयान 2। जिसका ऑब्जेक्टिव था मून के साउथ पोल पर लैंड करना। मून का वो पार्ट जहां लैंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। मून का वो पार्ट जहां शायद वाटर आइस यानी कि फ्रोजन वाटर अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी अवेलेबल है बट कम टेम्परेचर की वजह से वो जम गया है। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पानी अवेलेबल है और जहां भी पानी अवेलेबल है वहां पर हम ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस मिशन के पूरा होने के बाद इंडिया पहली कंट्री बन जाती टू लैंड ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ द मून। हम स्पेस रेस में यूएस, चाइना, जापान, रसिया और इजराइल जैसी कंट्री से इस एक चीज में आगे हो जाते। लेकिन 7 सितंबर 2019 को मून लैंडिंग से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर का कनेक्शन इसरो के कंप्यूटर नेटवर्क से टूट जाता है और वो अपने एंगल से डेविएट कर जाता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और क्रैश कर जाता है। और इसी के साथ टूट जाता है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल, हजारों साइंटिस्ट की हिम्मत और इसरो का सपना। इंडिया 5 साल पीछे चला जाता है स्पेस रेस में और सबके जबान पर सवाल था तो सिर्फ है कि आखिर लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या हुआ। तो इसका जवाब है एक मेलवेयर। इसरो पर एक साइबर अटैक हुआ था। लेकिन आखिर कौन था इसके पीछे? कौन था जो नहीं चाहता था कि इंडिया इस मिशन में सक्सेसफुल हो? और कैसे किया उसने ये? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? चंद्रयान 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था GSLV MK रॉकेट 3, जिसको कि बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम था चंद्रयान को अर्थ से एक इनिशियल पुश देना और अर्थ की ग्रेविटी को पार कराकर स्पेस में ले जाना। दूसरा पार्ट था ऑर्बिटर, जिसका काम था लैंडर को मून तक ले जाना। और तीसरा पार्ट था लैंडर, जिसका काम था मून के सरफेस के ऊपर लैंड करना। इसका नाम रखा गया था विक्रम लैंडर। इसके अंदर एक रोवर भी था जिसका नाम था प्रज्ञान रोवर और काम था मून के सरफेस को अच्छे से एक्सप्लोर करना। इसके अंदर ढेर सारे सेंसर्स और कैमरा भी फिट थे ताकि सारे डाटा को अच्छे से कैप्चर किया जा सके। 2 सितंबर को लैंडर ऑर्बिटर से सेपरेट हो जाता है और 7 सितंबर 2019 को रात के 1:40 पर लैंडर अपने फाइनल डिसेंट की तरफ आगे बढ़ता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहा था। हम मून लैंडिंग और रिकॉर्ड दोनों के काफी करीब थे। लेकिन मून से सिर्फ 2.8 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर जो है वो अपसाइड डाउन फ्लिप कर जाता है, यानी कि रोटेट कर जाता है। और इसकी स्पीड बढ़ के हो जाती है 59 मीटर पर सेकेंड, जो कि होनी चाहिए थी 2 मीटर पर सेकेंड एक परफेक्ट लैंडिंग के लिए। और इससे पहले कि साइंटिस्ट कोई कमांड एग्जीक्यूट कर पाते इसे फिक्स करने के लिए 2.1 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर का कनेक्शन इसरो के कंप्यूटर नेटवर्क से टूट जाता है। और साइंटिस्ट जो थे वो सारे पूरी तरीके से होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट कमांड या लास्ट मिनट एक्शन जो कि वो ले सकते थे जिससे शायद कुछ हो सकता था, उनके पास वो ऑप्शन भी नहीं बचता है कनेक्शन टूटने की वजह से। हालांकि लैंडर को और रोवर को दोनों की इसकी जरूरत नहीं थी। उन दोनों के अंदर एक ऑटोनोमस कंप्यूटर फिट था जो कि अपने से सब कुछ डिसीजन ले सकता था और सब कुछ खुद से कर सकता था, क्योंकि मून और अर्थ के बीच जो भी डाटा ट्रैवल करता है, जो भी कमांड ट्रैवल करता है, वो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी का यूज करके ट्रैवल करते हैं। और इसमें कम से कम 2.5 सेकेंड का डिले होता है। मतलब आप कोई भी कमांड अभी अगर एग्जीक्यूट करते हो तो वो मून तक 2.5 सेकेंड के बाद पहुंचेगी। इसीलिए उन दोनों के अंदर एक ऑटोनोमस कंप्यूटर फिट था, पर वो ठीक से काम नहीं करते हैं और चंद्रयान 2 या विक्रम लैंडर जो आप कह लो वो क्रैश कर जाता है। और इस क्रैश के साथ हजारों साइंटिस्ट की हिम्मत टूट जाती है और पूरे देश भर में मायूसी छा जाती है और इंडिया स्पेस रेस में 5 साल पीछे चला जाता है, पर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। बाद में इसरो के ऑफिशियल्स कुछ दिन बाद एक स्टेटमेंट रिलीज करते हैं ये कहते हुए कि ये लैंडिंग क्रैश कर गई क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच था इसमें। लेकिन वो लोग प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्लिच था या कोई और भी प्रॉब्लम थी, सेंसर में या IMU में कोई प्रॉब्लम थी या कोई कैलकुलेशन एरर था, आखिर क्यों स्पीड बढ़ गई और एंगल डेविएट हो गया। अगर सॉफ्टवेयर ग्लिच भी था तो क्या उसमें कोई प्रोग्रामिंग एरर था या क्या था, आखिर क्यों हुआ ये सॉफ्टवेयर ग्लिच? इस क्यों का जवाब इसरो वाले नहीं देते हैं। लेकिन शायद इस क्यों का जवाब है लगभग इंडिया से 5000 किलोमीटर दूर बैठे कुछ लोगों का एक ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम था द लेजरस ग्रुप, वर्ल्ड फेमस हैकिंग ग्रुप वर्किंग फॉर
नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट। 3 सितंबर को नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि इंडिया की साइबर मॉनिटरिंग और थ्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको यूएस बेस्ड एक साइबर इंटेलिजेंस कंपनी ने ये इनपुट दिया था कि इंडिया के 2 बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर साइबर अटैक होने वाला है। वो 2 ऑर्गेनाइजेशन थे कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसरो। उन्होंने ये भी बताया था कि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के मास्टर डोमेन और इसरो को डी ट्रैक नाम के एक मैलवेयर से ब्रीच किया जा चुका है। ये मैलवेयर लेजरस ग्रुप ने खुद बनाया था। इस इनपुट के बाद 4 सितंबर को एनपीसीआईएल, जो कि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और सारे पावर प्लांट की पेरेंट कंपनी है, ये एक गवर्नमेंट एंटिटी है, उसको अलर्ट किया जाता है। और इसरो वाले केस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, हालांकि उन्हें ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे साइबर अटैक्स हो चुके हैं स्पेस प्रोग्राम और स्पेस स्टेशन के ऊपर, इंक्लूडिंग नासा। लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ। और एनपीसीआईएल को अलर्ट किया गया था, बट वो लोग भी कुछ खास कुछ करते नहीं है। इनफैक्ट कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने तो ये भी डिनाई कर दिया कि उनके ऊपर कोई साइबर अटैक हुआ है, बट बाद में एनपीसीआईएल इस बात को एक्सेप्ट करती है कि साइबर अटैक हुआ था। और लेजरस ग्रुप या नॉर्थ कोरिया जो आप कह लो, उनका जो मेन टारगेट था वो था कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसरो उनका मेन टारगेट कभी था ही नहीं। इनफैक्ट वो जो पूरी प्लानिंग करके वो लोग आए थे, वो भी वो केकेपीपी के लिए ही करके आए थे। कुंदनकुलम में वो लोग ब्रीच इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वहां से वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स के रिसर्च पेपर को चुरा कर अपने यहाँ एक थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाना चाहते थे, क्योंकि थोरियम बेस्ड रिएक्टर जो होते हैं वो यूरेनियम और प्लूटोनियम बेस्ड रिएक्टर से कम डेंजरस और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। और इंडिया थोरियम बेस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोरियम बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर थ्रेट एक्टर भेजा था। और थ्रेट एक्टर मतलब एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। जहां भी हैकर्स डिजिटली अपना वायरस नहीं पहुंचा पाते हैं, वहां पर वो फिजिकली अपना एक बंदा भेजते हैं और वो वहां जाकर वहां के कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क को वायरस से इन्फेक्ट करता है। और वो थ्रेट एक्टर कोई भी हो सकता है। वो हो सकता है उनका खुद का बंदा हो जो नॉर्थ कोरिया से आया हो, या इंडिया का ही कोई हो, या वहां का ही कोई एम्प्लॉय हो जिसे कुछ पैसे दिए गए हो इस काम को करने के लिए। अब आप ये कह सकते हो कि एम्प्लॉय ये सब कुछ कैसे करेगा, उसको तो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है नहीं या हैकिंग की नॉलेज है नहीं। तो ये करने के लिए आपको कोई कंप्यूटर साइंस या हैकिंग की नॉलेज जरूरी नहीं है। आपको बस एक यूएसबी ड्राइव दी जाएगी और आपको उस यूएसबी को ले जाकर किसी एक कंप्यूटर में बस लगा देना है। और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में जो एक कंप्यूटर होता है वो सारे नेटवर्क और सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो अगर आप किसी भी एक कंप्यूटर में उस यूएसबी ड्राइव को डालोगे जिसमें पहले से ही एक हाईली प्रोग्राम्ड वायरस और एक ऑटो पेलोड एक्टिव होगा, जैसे ही आप उस यूएसबी ड्राइव को किसी कंप्यूटर में लगाओगे, ऑटोमेटिकली पेलोड की वजह से वो वायरस उस कंप्यूटर में आ जाएगा। और जैसे ही एक कंप्यूटर में आया, वो वहां से सारे कंप्यूटर और नेटवर्क में जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ होगा कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी, पर हो सकता है इस केस में ऐसा ना हुआ हो सकता है नॉर्थ कोरिया से उन्होंने खुद अपना एक बंदा भेजा हो सकता है वहां का एम्प्लॉय ना हो, और किसी तरीके से उस बंदे ने किसी एक कंप्यूटर का एक्सेस लिया और उसमें यूएसबी ड्राइव लगा के जल्दी से अपना काम कर लिया। और अगर आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी देखी है तो उसमें भी आपको सेम सीन देखने को मिला होगा। खैर ये एक अलग कहानी हो गई, इसके ऊपर आपको अलग से एक वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में बताना, मैं बना दूंगा। और अगर बात करें कि नॉर्थ कोरिया वाले सक्सेसफुल हुए या फिर नहीं, तो 5.5 साल हो गए, अभी तक उनके पास थोरियम बेस्ड रिएक्टर नहीं है। तो अगर उन्होंने रिसर्च पेपर चुरा भी लिया होगा तो उनसे बन नहीं पाया है अभी तक, वो लोग कुछ कर नहीं पाए उसका, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोग फेल ही हो गए। चंद्रयान 2 के केस में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है। IRCTC वाले केस में भी सेम नेग्लिजेंस ही वजह थी, उसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो है, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो कि वहां क्या हुआ था। और बात करें अगर कि इसरो के अंदर ये मैलवेयर कैसे पहुंचा, तो यहाँ पर शायद कोई थ्रेट एक्टर नहीं था। मोस्ट प्रोबेबली साइंटिस्ट जो थे वो फिशिंग का शिकार हुए थे। हालांकि पॉसिबिलिटीज ढेर सारी है, बट मोस्ट प्रोबेबली साइंटिस्ट जो थे वो फिशिंग का शिकार हुए थे। ऐसे भी जो साइंटिस्ट है वो थोड़े ज़्यादा एज के होते हैं, तो वो लोग उतने टेकी नहीं है और उनका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से एक ही जगह फोकस्ड रहता है। तो हैकर्स के लिए थोड़ा इजी था यहाँ पर साइंटिस्ट को फिशिंग का शिकार बनाना। और ये जो डी ट्रैक मैलवेयर था, ये काफी दिन से इसरो के कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम में था। ये कुछ करता नहीं था, ये बस चुपचाप कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ था। लेकिन अचानक मून लैंडिंग से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ये जग जाता है, और उसके बाद वो होता है जो नहीं होना चाहिए था। मून लैंडिंग से 3 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर का फ्लिप हो जाना,
उसका स्पीड बढ़ जाना अपने आप, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। विक्रम लैंडर को ऐसा करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली हैकर्स ने कमांड दिए होंगे, तभी उसने ऐसा किया, क्योंकि अर्थ से लेकर मून तक वो बिल्कुल परफेक्टली काम करता है, सब कुछ जैसे प्लान था वैसे ही होता है। लेकिन सिर्फ 3 किलोमीटर पहले अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो एक साथ 2-3 चीजें कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जैसे एंगल डेविएट हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, कनेक्शन टूट जाता है। तो हो ना हो हैकर्स ने लैंडर को ये कमांड दिया था कि पहले उसका एंगल रोटेट किया, फिर उसकी स्पीड बढ़ाई और उसके बाद कनेक्शन को ही ब्रेक कर दिया ताकि उसे फिक्स ना किया जा सके। और ये करना हैकर्स के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि D-Track मैलवेयर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैलवेयर है। ये आपको पूरे कंप्यूटर सिस्टम का रिमोट एक्सेस दे देता है। आप कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हो, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीन को मॉनिटर कर सकते हो, इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो। तो लेजरस ग्रुप के हैकर्स के लिए ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ईजी था उनके लिए। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर नॉर्थ कोरिया ऐसा कुछ क्यों करेगी? इंडिया से तो उसके अच्छे रिलेशन है, उसके पास आखिर ऐसा करने का क्या मोटिव था? तो क्या ये सच में हुआ था या फिर ये सब कुछ एक रूमर है, ये एक अफवाह है? तो हो सकता है ये एक अफवाह हो, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज और है, लेकिन हो सकता है ये अफवाह ना हो। नॉर्थ कोरिया के पास खुद के लिए ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन किसी और के लिए वो ऐसा कर सकता है। जैसे उसने रसिया के ऊपर अटैक किया था, इसके बावजूद कि रसिया से उससे बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन फिर भी उसने रसिया के ऊपर साइबर अटैक किया था किसी और के कहने पर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इससे पहले पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज में जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि शायद इसके पीछे स्टक्सनेट मैलवेयर का हाथ था, ना कि D-Track मैलवेयर का। स्टक्सनेट मैलवेयर एक अमेरिकन मैलवेयर जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने के लिए 2009 में। और ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैलवेयर था, इसने ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इसने सिर्फ ईरान को ही नुकसान ना पहुंचाया हो, हमें भी पहुंचाया हो। और नॉर्थ कोरिया ने KKPP के ऊपर अटैक किया ही था, तो इसी का फायदा उठाकर यूएसए ने इसरो के ऊपर अटैक कर दिया और नाम लगा दिया नॉर्थ कोरिया का। आफ्टर ऑल जो इनपुट आई थी जिस कंपनी से, वो भी यूएस बेस्ड ही थी। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यूएस ने ऐसा किया हो। और हम सबको पता है कि नासा जो है वो स्पेस रेस में सबसे बड़ा नाम है, खुद को सुप्रीम समझते हैं यूएसए वाले, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, हालांकि वो रहे नहीं है, बट वो समझते हैं खुद को। तो अगर इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड कर जाता, जो कि नासा नहीं कर पाई सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद, तो ये उनके लिए एक बेइज्जती वाली बात होती। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इस बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो और नाम लगा दिया हो नॉर्थ कोरिया का। और यूएसए के लिए ये डर्टी गेम्स खेलना, ये डर्टी पॉलिटिक्स कोई नई या फिर बड़ी बात नहीं है, उन्हें महारत हासिल है इस चीज में। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के ऑटोनोमस कंप्यूटर में लगे थे वो बग्ड माइक्रो प्रोसेसर थे। हो सकता है किसी ने इसरो को बग्ड माइक्रो प्रोसेसर का एक बैच शिप किया हो और इसरो ने उसे ही लगा दिया, क्योंकि उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगे थे वो बाहर से इंपोर्टेड थे। इंडिया उस समय तक उतने हाई टेक्नोलॉजी के माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाता था कि हम इन जैसे कामों के लिए उसको यूज कर सके, तो वो बाहर से आए हुए माइक्रो प्रोसेसर थे। तो हो सकता है किसी ने एक पर्टिकुलर बग बैच माइक्रो प्रोसेसर का इसरो को शिप कर दिया हो, जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह को पेजर शिप किए थे और वो पेजर्स बाद में ब्लास्ट हो गए थे अपने आप। तो बिल्कुल वैसे ही किसी ने बग माइक्रो प्रोसेसर इसरो को मे बी शिप किया हो और बाद में वो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से वो ऑटोनोमस कंप्यूटर मेल फंक्शन कर गए। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि सच में कोई प्रोग्रामिंग ग्लिच हो। जैसे ही विक्रम लैंडर अपने फाइनल लैंडिंग के लिए तैयार हुआ तो उसने ढेर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए होंगे। जैसे ही वो सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए तो सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा होगा, हो सकता है उसमें कोई बग होगा जिसके कारण अचानक से उसकी स्पीड भी बढ़ गई होगी, उसका एंगल डेविएट हो गया होगा और वो रोटेट भी हो गया होगा। लेकिन ये कितना लॉजिकल है ये आप खुद अंदाजा लगा लो कि अर्थ से मून तक जाने तक में उसमें कुछ नहीं हुआ और लैंडिंग से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर सारे प्रॉब्लम्स एक ही साथ आ गए। बट मे बी पॉसिबल भी है, 1% चांसेस हैं कि जैसे ही लैंडिंग के लिए वो आगे बढ़ा तो उसमें ढेर सारे अलग प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए। बट इसके कितने चांसेस हैं आप खुद समझदार हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और अब बात करते हैं अगर कि नॉर्थ कोरिया ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। इंडिया से तो उसके रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो रीजन सेम है जो रसिया पे अटैक करने के पीछे था, चाइना।
चाइना और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप इन्हें बाप बेटा कह सकते हो। मतलब नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अब ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आपको टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, ईयर 1945 में, जब कोरिया जापान के अंडर आता था और जापान 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाता है। हारने के बाद कोरिया के ऊपर से उसका रूल खत्म हो जाता है और कोरिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया को सपोर्ट मिलता है यूएसए का और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट मिलता है सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का और वहां पर वो लोग एक कम्युनिस्ट लीडर एस्टेब्लिश करते हैं जो कि यूएसएसआर में ही ट्रेन हुआ था, जिसका नाम था किम टू संग, करेंट लीडर किम जोंग उन के दादाजी। और उसके बाद 1948 में गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी एस्टेब्लिश करने के बाद सोवियत यूनियन विड्रॉ कर लेती है नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट से और नॉर्थ कोरिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है एक इंडिपेंडेंट लीडर के साथ। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किम टू संग की लालच बढ़ती है और वो साउथ कोरिया पर अटैक कर देते हैं उसे हड़पने के लिए। जैसे ही वो साउथ कोरिया पर अटैक करते हैं तो उधर से यूएसए और उसके जो अलाइज थे वो साउथ कोरिया की सपोर्ट में आ जाते हैं और नॉर्थ कोरिया कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक चाइना जो है वो अचानक से नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट में अपनी मिलिट्री भेज देती है और सीज फायर हो जाता है। और फिर 1953 में एक ट्रीटी साइन होती है कि दोनों कंट्रीज आज के बाद कभी भी ऐसे वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। और तब से आज तक डायरेक्टली वो लोग ऐसे वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की गवर्नमेंट और कंपनीज के ऊपर भर भर के साइबर अटैक किया है, बट ऐसे डायरेक्ट अटैक कभी नहीं किया है। तो 1950 का वो वॉर ही रीजन है जो चाइना के प्रति नॉर्थ कोरिया इतना ज्यादा लॉयल है। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर चाइना सपोर्ट नहीं करता तो शायद आज नॉर्थ कोरिया एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो 1950 का वो वॉर ही रीजन है जो नॉर्थ कोरिया चाइना के प्रति इतना ज्यादा लॉयल है। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर चाइना सपोर्ट नहीं करता तो शायद आज नॉर्थ कोरिया एग्जिस्ट भी नहीं करता। और बात करें अगर चाइना की कि वो इंडिया को टारगेट क्यों करेगा, तो बहुत सारे रीजन है उसके पास, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन चंद्रयान 2 को टारगेट करने का मेन रीजन था वो ये था कि एशिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही चाइना को बीट कर सकता है, स्पेस रेस में भी और ऐसे भी बीट कर सकता है। नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे है, बट टक्कर सिर्फ हम ही दे सकते हैं और कोई नहीं है। हालांकि स्पेस रेस में जापान की भी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। 2003 में हायाबुसा नाम का एक रॉकेट उसने स्पेस में भेजा था जो कि 2010 में एस्ट्रॉयड का एक टुकड़ा लेकर वापस आया था। बट जो जापान के स्पेस प्रोग्राम है वो बेसिकली नासा के एक्सटेंडेड स्पेस वर्जन है, क्योंकि यूएसए का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जापान के ऊपर। इसका भी रीजन सेम है, 1945 का वर्ल्ड वॉर 2 और जापान का उसमें हार जाना। अब ये क्यों है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये टेक बेस्ड चैनल है, जियोपॉलिटिक्स बेस्ड नहीं है। वीडियो बहुत ज्यादा खींच जाएगी तो आप खुद से देख लो अगर आपको जानना है। आप बस इतना समझ लो कि एशिया के अंदर चाइना के रैंक 1 को सिर्फ और सिर्फ हमसे खतरा है, चाहे वो ऐसे हो या फिर स्पेस रेस में हो। मुश्किल है बट खतरा सिर्फ हम ही से है और कोई नहीं है। और चाइना अपना रैंक 1 का पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है और वहां की जो नॉर्मल पब्लिक है उनके बीच एक काइंड ऑफ ट्रीटी है, काइंड ऑफ डील है कि वहां के जो लोग हैं वो डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करेंगे, खुशी खुशी अपना काम ढंग से करेंगे जैसे उन्हें करना चाहिए। वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। बदले में गवर्नमेंट जो है उनको अच्छी फैसिलिटीज देगी, नेशन को डेवलप करेगी और साथ ही साथ उन्हें देगी प्राइड ऑफ बीइंग नंबर 1 नेशन इन द वर्ल्ड की फीलिंग। है नहीं, अभी रेस में है तो अभी सिर्फ फीलिंग ही बोल सकते हैं इसे। और इसी फील को देते रहने के लिए चाइना अपनी पूरी कोशिश करता है हर चीज में रैंक 1 रहने की, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्पेस हो, हर एक चीज में चाइना पानी की तरह पैसा बहाता है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है, हम लोग से तो खैर बहुत ज्यादा आगे है। एक चैटबॉट लॉन्च करके उसने पूरे नैस्डैक को हिला कर रख दिया था। यूएसए की बड़ी से बड़ी कंपनीज के शेयर एक दिन में बहुत ज्यादा गिर गए थे सिर्फ एक चैटबॉट के लॉन्च से, डीपसीक के लॉन्च से। आपको पता होगा इसके बारे में। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में चाइना बहुत आगे है, अनलाइक अस, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट एंड वी पब्लिक टू, बिकॉज गलती हमारी भी है। हमारे यहाँ ताली दोनों हाथ से बज रही है, दोनों बराबर के भागीदार हैं इसमें। और टेक इनोवेशन के नाम पर हमारे पास तारीफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, यूपीआई। और ऐसा ही चलता भी रहेगा जब तक लोग 5 मिनट में सामान पहुंचाने को स्टार्टअप समझते रहेंगे और पास्ट में जीते रहेंगे। हमारे यहाँ आप किसी को कुछ बोल दो तो वो सीधा पास्ट में पहुंच जाता है कि हमारे यहाँ ऐसा था,
पर लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि वो जो भी था उसके आगे था लग चुका है नहीं। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो अगर चंद्रयान 2 लॉन्च कर जाता तो चाइना का जो रैंक 1 का पोजीशन था वो थोड़ा सा खतरे में आ जाता और ये चाइना से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अब बर्दाश्त हो या फिर ना हो, इंडिया रैंक 1 बन चुका है इस चीज में चंद्रयान 3 के सेफ लैंडिंग के साथ। चंद्रयान 2 भी फेलियर नहीं था, क्योंकि वही बात है, या तो विन है या तो लन है। तो चंद्रयान 2 से बहुत सारी चीजें सीख कर हमने चंद्रयान 3 में उसे इंप्लीमेंट किया। और दो जो बड़े चेंजेस थे वो ये थे कि चंद्रयान 3 में 2 ही कंपोनेंट थे, ऑर्बिटर को हटा दिया गया था। और जो दूसरा मेजर चेंज था वो ये था कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके सारे सेंसर्स फेल हो जाते, दोनों इंजन काम करना बंद कर देते, फिर भी ये परफेक्टली लैंड करता। और इसने लैंड किया भी 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर। लेकिन अगर 2019 में सेम चीज हो जाती 7 सितंबर को, तो इंडिया ने जो 4 साल चंद्रयान 3 पर दोबारा काम करने में लगाया और जो टाइम और पैसे लगे वो किसी और स्पेस मिशन के लिए, किसी और रिसर्च के लिए या किसी और चीज के ऊपर यूज किए जा सकते थे। इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि इस हैक ने इंडिया को स्पेस रेस में 5 साल पीछे ढकेल दिया था। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है, जो हुआ अच्छा हुआ, अंत भला तो सब भला। और रही बात हैक की, तो आज तक गवर्नमेंट या फिर इसरो की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि ऐसा ही कुछ हुआ था। और अब आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हो, आप क्या सोचते हो। तो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपका क्या ओपिनियन है ये आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो। और ये कोई पहली बार नहीं था जब किसी गवर्नमेंट एंटिटी पर अटैक करके उसको नुकसान पहुंचाया गया हो, या फिर लेजरस ग्रुप ने पहली बार इंडिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन पर साइबर अटैक किया हो। IRCTC को हैक कर लिया था 18 साल के एक लड़के ने, उसने करोड़ों कमाए थे उससे। और लेजरस ग्रुप ने भी 118 साल पुराने एक बैंक को हैक कर लिया था और 94 करोड़ रुपए चुरा कर अंजाम दिया था इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल बैंक हिस्ट को। IRCTC हैक के बारे में और जानने के लिए ये वाली वीडियो देखिए, लेजरस ग्रुप के बारे में और जानने के लिए ये वाली। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।